हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो भूगोल के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमने देखे हैं और आगे जो हम कंटिन्यू देख रहे हैं उसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम करने जा रहे हैं, वो है मानव भूगोल की प्रकृति। जो पहला चैप्टर मानव भूगोल का हम कर रहे हैं, जिसमें मानव भूगोल के बारे में ही हमें पढ़ना है बेसिकली कि मानव भूगोल क्या है, क्या इसके प्रकृति है, क्या इसकी विषय वस्तु है। इसी में एक आज और कंसेप्ट हम देखेंगे और वो है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। स्टूडेंट्स, ये पूरी पढ़ाई, ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैसा भर के पढ़ाई आपको नहीं करनी है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में। अब देखिए, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो पूरा मानव भूगोल है उसको दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मानव भूगोल की प्रकृति को बताती हैं। दो तीन ऐसे कंसेप्ट हैं जो मानव भूगोल के पूरे नेचर को बताएंगे। और वो ये है कि कभी कभी हमने मानव भूगोल को ये भी देखा हुआ है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच का संबंध है, दोनों एक दूसरे पर जो प्रभाव डालते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन को करते समय हमारे सामने दो तीन चीजें आती हैं। एक प्राथमिक चीज ये आती है कि कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानव ने प्रकृति के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, या मानव ने बिल्कुल वैसा ही जीवन जीने का प्रयास किया जैसा जीवन उसके लिए बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से हो, प्रकृति को चैलेंज करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा हो। अच्छा, एक दूसरी अवस्था भी आती है। दूसरी अवस्था में यह होता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि मनुष्य ने जो पहले प्रकृति का दास बनना स्वीकार कर लिया था कि प्रकृति को बिल्कुल चैलेंज नहीं करेगा, अब उसका स्वामी बनना चाह रहा है। यानी मनुष्य क्या कर रहा है? नई नई संभावनाओं को तलाश रहा है। नई नई संभावनाएं किस हिसाब से तलाश रहा है? जो भी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति पैदा हुई है उसमें वो नई संभावना तलाश कर नए मॉडर्नाइजेशन या नए तरीके के अर्बनाइजेशन और शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तो एक जगह से दूसरे जाने में पर्याप्त समय लगना चाहिए, पर आप देखते हैं कि आप भारत से और अमेरिका पहुंच जाते हैं 36 घंटे 38 घंटे में वायुयान से, है ना, या एक शहर से दूसरे शहर में 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मानव ने क्या किया? मानव ने जो प्राकृतिक स्थितियां थी, जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके क्या किया? नई संभावनाएं तलाश कर दी, नई संभावनाएं बना दी और यह पेश किया कि भाई हम प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक या भौगोलिक परिस्थितियों के दास नहीं बनेंगे, उसके स्वामी बनेंगे, और उसको संभावनावाद कहा गया। और यह कहा गया कि भाई मानव ने जो है प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। अच्छा, ये दो कंडीशंस हो गई। दूसरा, मानव भूगोल की एक और प्रकृति देखने के लिए मिलती है और वो ये देखने के लिए मिलती है कि भाई मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी ना तो पूरी तरीके से मनुष्य प्रकृति का दास बने, ना पूरी तरह से मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करे। इस हद तक उसमें बदलाव करे जिससे क्या हो, बहुत ज्यादा प्राकृतिक छेड़छाड़ ना हो, बहुत ज्यादा प्रकृति का संतुलन जो है वो खराब ना हो। ठीक है। और जैसे उसमें एक नीति अपनाई गई कि नौ निश्चयवाद की नीति, और रुको और जाओ, यानी कि देख लो, रिसोर्सेस पर ध्यान दो, उसके बाद आगे बढ़ो, अंधाधुंध तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। ये दो तीन तरह की प्रकृतियां दिखाई पड़ती हैं मानव भूगोल को अध्ययन करते समय। अब देखिए, आधुनिक भूगोल में अध्ययन में वर्णनात्मक दृष्टिकोण ही नहीं, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो एक तो यह भी समझा गया जो मानव भूगोल की प्रकृति है कि भाई इसको व्याख्या करना जरूरी है कि कौन सी चीजें मनुष्य किस हिसाब से संबंध स्थापित कर रहा है प्रकृति के साथ। मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक जनित वातावरण और मानव के निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव द्वारा की गई अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में किया जाता है। ठीक, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब मानव भूगोल की आप प्रकृति पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो मानव ने जो प्रकृति के साथ जो संबंध बनाया है और मानव का अपना जो एक पर्यावरण है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण है, उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ कैसा अन्योन्य क्रिया करने के बाद संबंध बन रहा है, यानी कैसा एक दूसरे से रिलेशनशिप बन रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि मानव क्या करता है, इसी भू संपदा, इसी प्राकृतिक संपदा पर अपनी एक सामाजिक पहल खड़ा करता है, अपना एक समाज बनाता है, सामाजिक पर्यावरण क्रिएट करता है, इसके साथ साथ सांस्कृतिक पर्यावरण क्रिएट करता है, और ये जो संबंध स्थापित करता है इसका अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल में। अच्छा, और जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं जैसे भू आकृति, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल आदि पर मानव ने सांस्कृतिक वातावरण जैसे गृह, सड़क, रेल, बांध, उद्योग, पतन आदि का निर्माण अपने कार्यकलापों द्वारा किया है, जिनका अध्ययन हम करेंगे। यही कारण है कि मानव और वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण और विकास होता है। तो ये भी हमने बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा है कि अब क्या हमने किया है कि जो मानव और वातावरण की पारस्परिक क्रियाएं हैं,
और इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, इससे सांस्कृतिक वातावरण का विकास होता है। देखिए, भूगोल, जो प्राकृतिक वातावरण है वो अपने जगह है, जो मनुष्य का अपना सामाजिक वातावरण है अपने जगह है, दोनों में प्रतिक्रिया होती है, और जो चीज निकल कर आती है उससे सांस्कृतिक वातावरण क्रिएट होता है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या करने पर मानव और प्राकृतिक वातावरण का संबंध क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है, और मानवीय क्रियाएं और प्राकृतिक वातावरण की दशाएं बदलती रहती हैं, इसलिए इनका संबंध भी बदलता रहता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मानव और प्रकृति का आपस में संबंध है, क्योंकि देखिए इसी संबंध पर पूरा मानव भूगोल टिका हुआ है। उदाहरण मैंने कई सारे आपको शुरू के इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर वर्षा, कहीं ऐसी जगह है प्राकृतिक पर्यावरण जहां खूब बर्फ गिर रही है, तो वहां आप देखिए उन क्षेत्रों में इग्लू जैसे मकान बना दिए जाते हैं। कोई ऐसा इलाका है जो पहाड़ी है तो कोनिकल शेप की चीजें बना दी जाती हैं। जो मैदानी इलाके हैं, उसी जैसी मिट्टी है उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करके मानो उसी तरह की फसलें उगाता है। तो ये जो संबंध है, ये भी प्राकृतिक संबंध परिवर्तनशील है और संबंध भी बदलते रहते हैं। मानव और प्राकृतिक वातावरण के इस पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध का विस्तृत अध्ययन करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो मानव और प्रकृति का अपना संबंध है, इसको जो हम स्टडी करते हैं, इसका जब अध्ययन करते हैं, यही अपना नेचर है मानव भूगोल का। मानव भूगोल की प्रकृति यही है कि बार बार वो अध्ययन करेगा कि मानव ने कैसी प्रतिक्रिया की पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की, प्रकृति ने कैसी प्रतिक्रिया दी मानव के क्रियाओं की। जैसे अभी देख लीजिए, अभी इस समय अब हाल के सालों में आप देख रहे होंगे कि मार्च अप्रैल के महीने में खूब भयंकर गर्मी जैसा माहौल बन रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आप देख रहे हैं, जो अंटार्कटिका में और जहां पे जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं वो पिघल के टूट के गिर रहे हैं। ये मानव के द्वारा की गई क्रियाओं की प्रतिक्रिया नेचर की तरफ से आ रही है, और बार बार इन क्रिया प्रतिक्रिया का जो अध्ययन करना है, यही असली प्रकृति है किसकी, मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल जो अपने आप में एक विषय बना हुआ है, इसका अपना नेचर यही है कि वो बार बार स्टडी करेगा कि भाई मानव और प्राकृतिक जो वातावरण है उसके बीच जो क्रियाएं हो रही हैं, उससे जो संबंध स्थापित हो रहा है, उसका क्या परिणाम आ रहा है। अच्छा, एक ये हो गई एक प्रस्तावना की बात इस चैप्टर, इस टॉपिक की। अब जब इसका जब अध्ययन हम देखते हैं कि आखिर इस संबंध का अध्ययन करते समय दो तीन सिद्धांत कौन कौन से निकल के आते हैं, तो जब मानव और प्रकृति के बीच हम इन संबंधों की चर्चा करते हैं तो दो तीन महत्वपूर्ण हमको क्या मिलते हैं, दो तीन महत्वपूर्ण थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। एक तो आता है कि मानव का प्राकृतिकरण हो गया, जिसको एक निश्चयवादी संकल्पना का नाम दिया जाता है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि प्रकृति का मानवीकरण हो गया, जो एक संभववाद के कंसेप्ट के रूप में हम देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और एक आता है नौ निश्चयवाद की संकल्पना, जिसको हम बोलते हैं कि नौ निश्चयवाद, जो ग्रिफिथ टेलर का दिया हुआ जो पूरा कंसेप्ट है, इसकी चर्चा भी हम क्या करते हैं, इसकी चर्चा भी हम देखते हैं। अब ये तीनों कंसेप्ट अपने आप में क्या है, आइए इस पर ठीक से विचार करते हैं, इसको ठीक से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे पहले आता है, और वो आता है क्या, मानव का प्राकृतिकरण, एक निश्चयवादी संकल्पना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, इसमें यह स्वीकारा जाता है कि मानव प्रकृति का दास है या प्रकृति का दास है। और विशेष तौर पर यह जो पूरा कंसेप्ट है, यह आदि मानव काल में या ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तब ज्यादा एक तरह से व्यवहारिक रूप में दिखाई पड़ता है। यानी इसका मतलब यह होता है कि मानव सभी भौगोलिक परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करेगा, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार। दोबारा समझिए, जो भी प्राकृतिक वातावरण होगा, उस प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव अपना व्यवहार करेगा। मानव उसमें कोई अपने ओर से बहुत बड़ा छेड़छाड़ या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करेगा। अगर वो गर्म प्रदेश में है, वैसी वेशभूषा, वैसा समाज, वैसा व्यवहार, वैसा अनाज, वैसी अर्थशास्त्र, वैसी अर्थव्यवस्था, हर चीजों को डेवलप करेगा। अगर वो ठंडे प्रदेश में है तो उसी तरह के अनाज, उसी तरह के जो वहां उग सकता है उगाएगा। जिस तरह का घर बनाना की जरूरत पड़ेगी घर बनाएगा, जिस तरह के गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी उस तरह के जानवरों को पालकर उसकी छाल निकालकर गर्म कपड़े बनाएगा, इत्यादि इत्यादि। जो पुराने जमाने में, जो आदिकाल में दिखाई देते थे कि आप देखिए, जो और अभी भी खास करके आप जो बंजारे समूह हैं या जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं भारत में आज भी, उन जनजातियों का अगर आप रहन सहन देखें तो वो आज भी अपने भौगोलिक स्थिति में उसी प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं जो उनका पुराना तौर तरीका है। यानी वो वहां की प्रकृति, जमीन, वातावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, उसमें परिवर्तन नहीं करते, उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं। तो ये होता है मानव का प्रकृतिकरण। यानी जब नेचर उस पर हावी है, जब प्रकृति मानव पर हावी है, मानव उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है।
प्रकृति वातावरण किन अंशों तक मानव और उसके कार्यों को प्रभावित करती है, इस प्रश्न पर भूगोलविदों ने अलग अलग मत है। मतलब ये देखा जाता है कि प्रकृति कितना प्रभावित कर रही है मानव के जीवन को। कुछ विद्वानों का मत है कि भौतिक वातावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव के सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। और जब ये मान के हम चलते हैं कि जो भौतिक वातावरण है ये पूरी तरह से मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित कर रहा है, तो इसी चीज को मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जीवन का विकास उसके भौतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान रखिए, तो यहां क्या है, पूरी तरह से मानव जीवन का विकास कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है भौतिक वातावरण से, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल है। और इसीलिए इसको मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं और निश्चयवादी संकल्पना भी इसका नाम दिया जाता है। अंग्रेजी में डिटर्मिनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक, आगे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए, आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि इग्लू बनाकर बर्फीले इलाकों में लोग रहेंगे। इसमें मानव को एक निष्क्रिय कारक माना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मानव के प्रकृतिकरण की बात आएगी तो उसमें यह बार बार कहेगा कि मानव इसमें पैसिव है, एक्टिव नहीं है। यानी मानव स्वीकार कर रहा है भौगोलिक स्थितियों को, मानव तय नहीं कर रहा है कि यहां स्थितियां कैसी रहेंगी। यहां हम भले कुछ भी भूगोल हो, हमको बहुत पैदल चलना पड़ रहा है तो हम कोई एरोप्लेन बना के घूम लेंगे, ऐसा नहीं करेगा। मानव निष्क्रिय रहेगा, ठीक है ये वातावरण है, ऐसे रहना पड़ेगा, हम ऐसे ही रहेंगे। जिस पर भौतिक, अच्छा ये निष्क्रिय कारक है जिस पर भौतिक वातावरण के कारक प्रभाव डालते हैं और उसके जीवन यापन के ढंग, अभिवृत्ति और निर्णय शक्ति को प्रभावित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी मानव वहां निर्णय लेगा, जिस तरह वो जीवन जिएगा, जिस हिसाब से अपने सारी तौर तरीके अपनाएगा, इस सब पर किसका कंट्रोल या नियंत्रण रहेगा? भौतिक भूगोल का या प्राकृतिक भूगोल का या प्रकृति का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। इसी को कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। जब मानव के हर चीज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का नियंत्रण हो और उसी नियंत्रण के अनुसार, उसी प्राकृतिक माहौल के अनुसार मानव क्या करे, अपने जीवन यापन को करता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। इसमें तकनीक नहीं होगी, प्रौद्योगिकी नहीं होगी, नए तरीके के शहरीकरण और नए तरीके की खोज अन्वेषण, ये चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल प्रिमिटिव तरीके से, पुराने जमाने के तरीके से या प्राकृतिक तरीके से जीवन यापन होगा। और मानव भूगोल के जो बाकी के उपक्षेत्र हैं, जैसे कि वहां का समाज, वहां का अर्थतंत्र, वहां की जनांकिकी, वहां के चिकित्सा, सब कुछ प्राकृतिक रूप से होगा, नेचुरल रूप से होगा। ठीक है, चलिए ये होता है मानव का प्रकृतिकरण। आगे देखते हैं। अब आता है कंसेप्ट प्रकृति का मानवीकरण, यानी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, एक संभववादी संकल्पना। इसको अंग्रेजी में पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। अब देखिए, इस कंसेप्ट को कई बार थोड़ा सा नेगेटिव भी समझ लिया जाता है कि मनुष्य क्या करेगा कि पूरी तरह से तबाह कर देगा पृथ्वी को। ऐसा भी नहीं है, हालांकि उसके रिजल्ट कई बार ऐसे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या होता है, पॉसिबिलिज्म इसको क्यों कहा गया है, संभववादी क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जो प्राकृतिक स्थितियां मौजूद हैं, उसमें नई नई संभावनाओं को तलाश करके नए नए चीजों का विकास करना, जो प्रकृति के साथ एडजस्ट करने में आसानी पैदा करे। जैसे मान लीजिए बहुत पहाड़ी इलाका है, उस पर भी आपने इस तरह के रिजॉर्ट बना लिए और क्या कर लिया, टूरिज्म को डेवलप कर दिया, है ना। मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, वहां पर कुछ नहीं हो सकता सिवाय आपको वहां पे कुछ थोड़ी मोड़ी खेती कर सकते हैं और गरीब बन के रहिए। लेकिन फिर ये लगा कि नहीं, हम तो यहाँ इस तरह के मकान किसी तरह बना सकते हैं, थोड़ा सा सुंदर दिखा के, सुंदर करके यहाँ हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। यानी जब मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक वातावरण में कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ बदलाव करके नई संभावनाएं बनाता है और प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। जो भौगोलिक बाध्यताएं हैं, जो एक तरह से जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, ठीक है, मैन उसको क्या करता है, ह्यूमन उसको क्या करता है, ट्राई टू क्रॉस इट, ठीक, ट्राई टू ओवरकम इट। यानी कि जो भी भौगोलिक बाध्यताएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके ऊपर आकर अपने जीवन यापन करने के तौर तरीके अपनाना चाहता है। मान लीजिए बहुत गर्म प्रदेश में कोई रह रहा है, तो उसमें क्या कर लिया, अभी बहुत गर्मी है, तो नेचुरल तरीके से तो आपको गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन आप अपने कमरे में एयर कंडीशन लगा लीजिए। तो आपने क्या किया, आपने उस भौगोलिक स्थिति को भौगोलिक परिस्थिति में बदलाव करने का प्रयास किया। तो मानव ने अपने भौतिक वातावरण के साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न तकनीकों की सहायता से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का विकास किया। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने किसका इस्तेमाल किया, इसमें कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जिसको क्या बोलेंगे, तकनीक। ये सब कुछ मनुष्य कैसे करेगा, वो जो नए सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों का विकास कर रहा है वो कैसे करेगा, तकनीक से। अब आप एक चीज को समझिए ना कि आप कहीं भी घर में बैठ के किसी भी देश का डांस, वहां के कल्चर, वहां के फेस्टिवल, सबका आनंद ले लेते हैं, सब में पार्टिसिपेट कर लेते हैं वर्चुअल तरीके से। तो नई संस्कृति का विकास होता है। आजकल एक बहुत तेजी से जो चीज फैल रही है वह भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन,
है ना। तो भूमंडलीकरण क्या है? सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से दुनिया के सभी देशों से जुड़ना। ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं? जब तक कि तकनीक और प्रौद्योगिकी नहीं होगी आप नहीं कर सकते हैं। मनुष्य क्या कर रहा है? चांद पर पहुंच गया, चंद्रयान उसने बना लिया। हमने क्या किया? हमने जो भौगोलिक बाध्यताएं थी, जो ये दूरी थी, इसको कम कर दिया। किस चीज से? तकनीक और प्रौद्योगिकी से। तो हमने संभववादी कंसेप्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं एक पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट, यानी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें मनुष्य तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक नई तरह का सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण क्या करेगा? विकसित करेगा। उसने पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संभावनाओं को जन्म दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसिबिलिटी फ्रॉम द रिसोर्सेस, जो संसाधन मौजूद हैं, इसी जमीन में खनिज हैं, यही आयरन ओर है, यही लौह अयस्क है। उसी लौह अयस्क को निकाल के चूने में मिला के गर्म कर दिया तो पिग आयरन बन गया, और उससे हमने स्टील की चादरें बना के बड़ी बड़ी मकान, कारें और बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो जो प्राकृतिक संसाधन थे उससे हमने क्या कर लिया? नई संभावनाओं को जन्म दे दिया। उससे नया अर्थतंत्र विकसित हुआ, नया सांस्कृतिक वातावरण बना, नया सामाजिक वातावरण बना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। मानव ने सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना कर दी, यानी कि नए नए तरीके के कल्चरल एक्टिविटी होने लगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए कि उच्च भूभागों पर स्वास्थ्य विश्रामालय देखते हैं आप, कई तरह के गेस्ट हाउसेज या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, विशाल नगर, फलों के उद्यान, दुर्गम पहाड़ी भागों पर चरागाह, समुद्र तट पर पतन यानी पोर्ट बनाए जाते हैं, नदियों पर बांध। अब देखिए पुराने जमाने के हिसाब से आप सोचिए, या अगर आप प्राकृतिक रूप से सोचिए तो जो नदी बह रही है उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन मानव ने क्या किया? मानव ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उस पर बांध लगा के डैम लगा दिया कि ये नदी अब यहां से यहीं रुक जाएगी, इधर घूम जाएगी। तो इससे हमने क्या प्रयास किया? इससे हमने ये किया कि उस प्राकृतिक संसाधन की नई संभावनाएं तलाशने लगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये करते करते हमने कई बार प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक जो बैलेंस बना हुआ है, जो संतुलन बना हुआ है, उसको बिगाड़ने का भी काम किया है। और इसी का नतीजा है कि पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक परिवर्तन दिखाई भी पड़ रहे हैं, जिसको आगे चलकर फिर नौ निश्चयवाद में थोड़ा मीडियम में लाने का प्रयास किया गया, और पूरी दुनिया में आजकल सतत विकास जैसी कॉन्सेप्ट्स को चलाया जा रहा है। लेकिन अगर आप उदाहरण देखें, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना, महासागर में समुद्री मार्ग बना देना, ये सारे काम ऐसे हैं जो प्रौद्योगिकी की सहायता से हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी किसको बोलता है? टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें बार बार क्या कर रही है? साथ दे रही है, और इसीलिए इसको संभववाद का नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। पहला क्या था? जब मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था तो उसे निश्चयवाद कहा गया। जब मानव ने क्या कर दिया? प्रकृति का मानवीकरण करना शुरू कर दिया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर करना शुरू किया, तो उसको संभववाद कहा गया। संभववादी दर्शन के मूल से स्पष्ट है कि प्रकृति मानव के सन्मुख अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है, जिनमें से वह किसी का भी चुनाव करके उसका उपभोग कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। आपके सामने कई तरह की संभावनाएं हैं। इस जमीन में मान लीजिए कई खनिज मिल रहे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस खनिजों को कैसे निकाल के आप उससे क्या क्या बना सकते हैं और कैसे कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं मनुष्य के सामने हैं, ये सारी संभावनाएं मनुष्य के लिए हाजिर हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हमने क्या कर दिया? पूरा तकनीक का इस्तेमाल करके नई नई बिल्डिंग्स, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए। तो प्रकृति का हमने जो मानवीकरण किया, ये इसका सबसे शानदार उदाहरण है, ठीक है। पृथ्वी उसे किसी विशेष मार्ग को चुनने का निर्देश नहीं देती। शीत प्रधान देशों में तापमान को नियंत्रित करके नई नई सब्जियां उगाई जा रही हैं। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, अब ये क्या है? एक प्रयोगशाला जैसा बनाया गया है, एक लैब जैसा बनाया गया है, और वहां का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो इस लायक नहीं है कि ये सब्जियां उगे, लेकिन अब लैब में ग्रीन हाउस बना के उसमें सब्जियां बनाई जा रही हैं, उगाई जा रही हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह के और भी हाइड्रोपोनिक्स जैसी जो नए नए टेक्नोलॉजीज हैं। अब आप देखिए कि जो कृषि है उसमें भी नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, और अन्वेषण के द्वारा नए नए तरीके का विकास किया जा रहा है। जैसे जब भारत में हरित क्रांति आई तो हमने क्या इस्तेमाल किया? HYV सीड्स, है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब यहां पर प्राकृतिक रूप से इस तरह के बीज नहीं थे जो इतना ज्यादा प्रोडक्शन करते, लेकिन हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक और सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमने क्या किया? प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा लिया। तो ये बेसिकली क्या है? ये प्रकृति का मानवीकरण है। तकनीक का इस्तेमाल करके हमने क्या किया? प्राकृतिक और भौगोलिक, जैसे एक उदाहरण के लिए आप देखिए कि भारत में बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय नहीं होती थी, देशी गाय जो, तो हमने बाहर से जर्सी गाय, फिजियन गायों को हमने क्या किया? इंपोर्ट किया। तो भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने के लिए हमने क्या किया? इस तरह के कदम उठाए। तो ये सारे जो उदाहरण हैं, आज सुबह सुबह आप नाश्ता लंदन में करते हैं तो शाम को खाना दिल्ली कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, एरोप्लेन का सहारा लेकर। तो संभववाद का कुल मतलब यह है कि जो भौगोलिक लिमिटेशंस हैं, जो उसकी भौगोलिक बाध्यताएं हैं जिसमें आप बंधे हुए हैं, तकनीक का इस्तेमाल करके उसको तोड़ के नई संभावना को जन्म देना और उसको क्या करना?
नए नए तकनीकों के द्वारा नए नए प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, ये सारी चीजें संभववाद में आती हैं और उससे एक नया सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण तैयार होता है। ठीक है, देखिए एक तो प्राकृतिक वातावरण है और उसके समानांतर चलता है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। ठीक, देयर इज अ फिजिकल या देयर इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट और उसके पैरेलल क्या क्या चलता है, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। और ये सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट अगर अपने हिसाब से चलने लगे, मानव उसको विकसित करे भौगोलिक बाध्यताओं को पीछे छोड़ के, यही संभववाद है। इसी को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा पक्की बात? तो जरूर बताइएगा, कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है अलग से। अब देखिए, ये जो आप संभववाद देख रहे थे, इस संभववाद में एक और चीज जो समझ में आ रही थी वो ये आ रही थी कि भैया अब मानव को तो खुली छूट मिल गई कि ठीक है, बहुत हमारे पास मांग है, हम नई नई चीजों को विकसित कर रहे हैं, हम नई नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं, लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, केदारनाथ के आसपास की जो जमीनें हैं, आपने केदारनाथ त्रासदी सुना होगा, वो उस तरह की नहीं थी कि इतने घने वहां पर होटल्स बड़े बड़े बनाए जाएं और इतने मजबूत बीम वहां नहीं लग सकता। लेकिन हमने क्या किया, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और रोजगार को अपनाने के लिए खूब घने घने क्या कर लिया, वहां पे घरों को बना के और इस तरह का निर्माण कर लिया। बाढ़ आई, सब डूब गया, बह गया। तो ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार इस तरह के मानवीकरण के लिए प्रकृति का दोहन भी किया जा रहा है। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, लोगों को लगा कि पूरी दुनिया में नए नए तरीके के वस्त्र होने चाहिए, अलग अलग तरीके के वस्त्र होने चाहिए, अलग अलग जो उपभोक्ताओं के लिए सामान है वो तेजी से बनाए जाने चाहिए, बाजार को विकसित करना है। तो एक क्या है, नई आर्थिक वातावरण को क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आज ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पूरी वैश्विक ताप है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण जो समुद्री का जो एक तरह से कह सकते हैं सी लेवल है, समुद्री लेवल है, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो जो तटीय क्षेत्र है, तटीय जो शहर है, उनके डूबने का खतरा पैदा हो गया है। तो ये अच्छा, ये रियलाइज कर लिया गया 1960-70 आते आते। इसलिए उसके बाद आप निरंतर देखेंगे कि दुनिया में हर देश ने चाहे दिखाने के लिए या वास्तविक रूप से भी प्रकृति पर काम करना शुरू कर दिया। आज भी देशों में नए नए पर्यावरण मंत्रालय अलग से बनाए जाते हैं कि पर्यावरण को नियंत्रित रखा जाए। रियो सम्मेलन, आपने अर्थ समिट का नाम सुना होगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए, जो ओजोन लेयर में छेद को रोकने के लिए, है ना, तरह तरह के प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया गया, तरह तरह के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, इस तरह के आयोजन किए जाने लगे, जिससे क्या किया जाए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा। तो वातावरण को बचाने की जागरूकता जैसी चीजें आई। इसी बीच में नया कंसेप्ट आता है टेलर के द्वारा, ग्रिफिन टेलर, और इन्होंने कहा नौ निश्चयवाद का एक कंसेप्ट दिया। इसको आप कह सकते हैं कि ये बुद्ध का काम इन्होंने किया। बुद्ध का एक कंसेप्ट चलता है क्या, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, अंग्रेजी में आप इसको क्या कह सकते हैं, मिडिल पाथ। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं इसको, मिडिल पाथ। अच्छा, अब इनका क्या मतलब है? इनका यह कहना था कि भाई देखिए, जब मानव का प्रकृतिकरण हो रहा है तो मनुष्य उसका दास बन रहा है। क्या है कंसेप्ट, इसको आप समझ सकते हैं। यहां पर ये जो नौ निश्चयवाद था, उन्होंने कहा दो कंडीशन है, एक मनुष्य प्रकृति का दास, एक कंसेप्ट है क्या, एक तो हो गया ये पहला, मनुष्य क्या है, प्रकृति का दास हो गया, एक ये कंसेप्ट बन गया। दूसरा ये बोला कि मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी। ये दो कंसेप्ट बन गया। उन्होंने कहा ये दोनों चीजें खतरनाक है। आप पुराने जमाने में रह के प्रकृति के हिसाब से तो चल नहीं सकते, और ना आप, अगर आप स्वामी बनेंगे तो पूरी प्रकृति को आप खा जाएंगे। पूरी प्रकृति में क्या करेंगे आप, पूरी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देंगे। तो अब इसके बीच में एक मध्यम मार्ग अपनाइए। ठीक है, मध्यम मार्ग। इन्होंने ये कहा कि भाई आप प्रकृति को उतना ही परिवर्तित करने का प्रयास करिए जिससे प्रकृति में आपका काम भी चल जाए और प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो। यानी आप इतना नियंत्रण मत करिए कि प्रकृति का दोहन हो जाए और सामाजिक और आर्थिक वातावरण और जो सांस्कृतिक वातावरण है वो भी खत्म होने लगे। और आप इतना भी बैकवर्ड बन के मत रहिए कि आपको कोई नई संभावनाएं तलाश करने का मौका ना मिले। तो इन्होंने कहा आप संभावनाएं तलाशिए, लेकिन आप प्रकृति को उस हद तक ही छेड़िए जिस हद तक उससे काम चल सके और आप उसका पूरा बैलेंस ना बिगाड़ें। तो ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना इसका नाम इन्होंने क्या दिया, नौ निश्चयवाद का नाम दिया, नियो डिटर्मिनिज्म जिसको कहा जाता है।
और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट इन्होंने दिया, और वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट कौन सा है? वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है रुको और जाओ। ठीक है, स्टॉप एंड गो। रुको और जाओ का मतलब क्या है? आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के ट्रैफिक लाइट्स दिखाई पड़ते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बार रुकिए, ये लोग देख संभल के आगे, फिर आप ग्रीन बत्ती हुए चले जाइए। इसी तरह इन्होंने कहा कि भाई आप जिस दौर में भाग रहे हैं, आप जिस तरह से एकदम औद्योगिक क्रांति के लिए परेशान हैं, नई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए परेशान हैं, सारी चीजें कंट्रोल कर लेना चाह रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सांस लेना पड़ेगा। आप एकदम से दोहन करने के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, देख लीजिए और उतना ही परिवर्तन करने का प्रयास करिए जिससे कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, सततता जो है, धारणीयता जो है पृथ्वी की वो बनी रहे, पूरा नुकसान न पहुंचे। यह पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग था। ठीक है, क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या था? एक मध्य मार्ग था, मिडिल पाथ था, जिसने क्या किया? इस संकल्पना ने न तो मानव को प्रकृति का दास माना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें न तो क्या किया, न तो आप प्रकृति का दास बनिए और न ही उसका स्वामी माना। यद्यपि मानव एक सीमा तक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक लिमिट तक क्या करे? मानव एक सीमा तक वातावरण में कुछ परिवर्तन कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु उसके प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। क्लियर बताया उन्होंने कि आप न तो उसका दास बनिए न उसका स्वामी बनिए। कुछ हद तक आप चेंजेस कर सकते हैं पर्यावरण में, लेकिन फिर भी आपको उसके नतीजों से, परिणामों से बचने में मुश्किल होगी। और आज तो मानो इतना ज्यादा परिवर्तन कर रहा है। आप देखिए, समुद्र दूषित है, सागर दूषित हो गए, नदियां दूषित हो गई, तालाब दूषित हो गए, हवा दूषित हो गई, जमीनें जो सैंड है आपका, वो इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, कि जो मिट्टी है वो दूषित होने लगी है। तो फिर आप सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, और जो होगा वो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि भैया आप एक सीमा तक ही परिवर्तन करिए उसमें, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी और आपको इसके प्रभाव से बचने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मानवीय छांट के विचार को पूरी तरह स्वीकार किया और उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा। तो रुको और जाओ निश्चयवाद जो आप देख रहे हैं, बड़े नगरे चौराहों पर देखेंगे कि चौराहे पर लाल बत्ती, पीली बत्ती देखो और हरी बत्ती जाओ, ये नौ निश्चयवाद का ही प्रतीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि ट्रैफिक लाइट किस सिद्धांत का प्रतीक है, तो नौ निश्चयवाद का बात करेंगे। इसमें न तो आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल दास बन जाएं, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर जो मर्जी आए वो करें। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की बात की जाती है। किसमें? नियो डिटर्मिनिज्म या संभववाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की स्थिति। ठीक, समझ में आ गई बात? तीनों को एक बार क्विकली अगर मैं रिवाइज करूं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा? पहला सबसे क्या था? मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव क्या करेगा? पूरी तरह से दास बन जाएगा प्रकृति के हिसाब से ही चलेगा। और ये पुराने जमाने की बात थी, उसमें तकनीक का कहीं कोई रोल नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ प्रकृति में नहीं होगी। दूसरा आया क्या? अच्छा, उसको निश्चयवाद कहा जाएगा। दूसरा आया संभववाद, जिसमें प्रकृति के ही जो संसाधन है उसका उपयोग करके नई नई संभावनाओं को जन्म देना और प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को पैदा करना और प्रकृति में तरह तरह के बदलाव करना अपने सुविधा के अनुसार। फिर बीच में आया नौ निश्चयवाद, जिसने मध्यम मार्ग की बात की कि आप ना बहुत ज्यादा दास बनिए ना बहुत स्वामी बनिए, मध्यम मार्ग में जितनी जरूरत हो उतना ही परिवर्तन करिए आप पर्यावरण में, या उतना ही छेड़छाड़ करिए जिससे आपका विकास भी हो जाए और प्रकृति को बहुत नुकसान भी ना हो। ठीक है, टेलर का कंसेप्ट था, जिसको उन्होंने क्या बोला? रुको और जाओ निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म बोला। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका अर्थ है कि प्रकृति जो है नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रकृति पर थोड़ा बहुत अपना हक जमा सकते हैं, लेकिन उस पर क्या करके, उस पे नियमों का पालन करते हुए। ये नहीं कि आप प्रकृति के जो भौतिक नियम है उसको चैलेंज कर दें और उसके खिलाफ काम करने लगे, तब तो आपको बड़ी समस्या होने वाली है। इसका तात्पर्य है कि हम पर्यावरण की सीमा को हानि पहुंचाए बिना संभावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपकी जो संभावनाएं हैं आप उसे उत्पन्न करिए, लेकिन जो पर्यावरण की सीमा है, जो लिमिट है, उसको क्रॉस मत करिए। अगर उसको आप क्रॉस करेंगे तो फिर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आजकल जो पूरी दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अंग्रेजी, जिसका हिंदी में जिसको कहा जाता है सतत विकास, सतत विकास। ये बहुत जोर शोर से इसकी बात आजकल चल रही है। और ये सतत विकास यही है जो ये नियो डिटर्मिनिज्म कहता है। वो ये कहता है कि भैया हमें आगे का विकास करना है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के रिसोर्सेस को
हानि पहुंचाए बिना। हम विकास तो करें लेकिन हम पर्यावरण का भरपाई भी करें, इतना नुकसान ना करें कि आगे की जनरेशन के लिए हमारे पास संसाधन न बचे या जीने की संभावना ही खत्म हो जाए। तो कुल मिला के जो विकास अंधे होकर लोग दौड़ रहे थे, उस दौड़ पर ब्रेक लगाने का प्रयास सतत विकास के माध्यम से किया जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, सारी चीजें देखने की मिल रही हैं, उस पर रोक लगाने की बात कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए विकास होना और तकनीक का इस्तेमाल करना, इसको तो रोका जाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण 3 कंसेप्ट थे जो प्रकृति को बताते हैं, किसके? मानव भूगोल के। तो आई होप कि ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप जानते हैं कक्षा 6 से 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड कर रही है। इस तरह के महत्वपूर्ण कंसेप्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और सब तक पहुंचे, इसके लिए बस आपको करना इतना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये सारे कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए, कोई परेशानी आने पर हमें जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।